इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम की, तो हम उसको प्री वेस्टफेलिया और वेस्टफेलिया में परिभाषित करते हैं। पोस्ट वेस्टफेलिया है जो समकालीन समय है, उस पर हम बाद में आएँगे। प्री वेस्टफेलिया क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ताकि आप जान सकें कि वेस्टफेलिया क्या था और अब उसमें क्या परिवर्तन आया है। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत लंबा इतिहास है। मतलब कहने को हम उसे प्री वेस्टफेलिया या पोस्ट वेस्टफेलिया, और वेस्टफेलिया क्या है, ये भी हम आपको अभी बताते हैं। प्री वेस्टफेलिया या वेस्टफेलिया या पोस्ट वेस्टफेलिया, इन आंकड़ों से या इन शब्दों से हम उसे परिभाषित करते हैं। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखें, जैसे हमने कहा पहले राज्यों के बीच में संबंध थे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ गए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो हमेशा से हो ही रहे थे, क्योंकि राज्यों के बीच में, या अगर हम वेस्टफेलिया से पहले की बात करें, तो उस समय की जो प्रणाली थी या जिस प्रकार भी उस समय किंगडम्स थे, उनमें भी आपस में कुछ ना कुछ संबंध था। फिर चाहे वो युद्ध का हो, चाहे शांति का हो, चाहे शक्ति संतुलन का हो, चाहे किसी प्रकार का हो। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास बहुत पुरातन है, और भारत भी इसमें बहुत लंबा हिस्सा रहा। वो बात अलग है जो हम जैसे आगे यूरोसेंट्रिज्म करेंगे, कि जो हम लोगों को देखने को मिला कि उसमें यूरोप पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। तो लेकिन आईआर का जो इतिहास है या उसका जो विकास है, वो सदियों से चला आ रहा है। आईआर हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप उसे एक एकेडमिक सब्जेक्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे इस समय हम आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, या बहुत सी कंट्रीज में अलग से कोर्सेज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, या बहुत सारे स्कॉलर्स ने इंटरनेशनल रिलेशंस को एक अलग अध्ययन के विषय के रूप में पढ़ा है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। और इसको जैसे हमने कहा, क्योंकि सब चीजें उस समय तक वेस्ट के रूप में ही देखी जाती थी, तो यूरोप और अमेरिका में इसकी पहले शुरुआत हुई। जबकि भारत और अन्य राज्यों का इतिहास बहुत ही लंबा है, लेकिन फिर भी बहुत उस समय सेपरेट कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के ऊपर। बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन की तरह इसका उदय हुआ। लेकिन जैसे हमने कहा, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को राज्यों के संबंध के बीच में देखेंगे, या इंटरनेशनल रिलेशंस को आप देखेंगे, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको लगेगा इतिहास और ज्यादा बड़ा है। लेकिन जो विचारक हैं, वो इसकी प्रकृति क्या रही, या व्हाट वाज द काइंड ऑफ द पैटर्न दैट वाज अडॉप्टेड, उस पर एक मत नहीं है। मतलब प्री वेस्टफेलिया, यानी वेस्टफेलिया से पहले जो एक प्री मॉडर्न स्टेट सिस्टम था, बेसिकली स्टूडेंट्स, वेस्टफेलिया में ये माना जाता है 1648 में शांति की बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी, जिन्हें पीस ऑफ वेस्टफेलिया बोला जाता है 1648 में। और इस पीस ऑफ वेस्टफेलिया से कहा गया कि वेस्टफेलिया सिस्टम की शुरुआत हुई है, और वेस्टफेलिया सिस्टम से माना गया कि आधुनिक राष्ट्र राज्य की शुरुआत हुई है। यानी उस तरह के राज्य जैसे आजकल हम और आप देख रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जिस तरह आज मॉडर्न नेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ सेपरेट कंट्री, Sri Lanka is a separate country, America, USA is a separate country, Britain is a separate country, or UK is a separate country. So like this, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, यानी आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो उदय हुआ, माना जाता है वो वेस्टफेलिया से हुआ। यानी 1648 में वेस्टफेलिया की जो शांति समझौते हुए, उनसे हुआ। तो उससे पहले अगर आधुनिक राष्ट्र राज्य तब उदय हुआ, तो उससे पहले का जो समय था, जहां पर जैसे रोमन एम्पायर हो गया या ऑटोमन एम्पायर हो गए, ये सब जो एम्पायर थे, ये प्री वेस्टफेलिया सिस्टम में आते हैं। तो इसमें जो राज्यों की जो उस समय की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति थी या उनका पैटर्न था, तो वो डिफरेंट था। और आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय के साथ बहुत सी चीजें सामने आई, क्योंकि मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है, उसकी खासियत है सबसे पहले कि एक
इंडिपेंडेंट स्टेट है, यानी कि आप एक स्वतंत्र राज्य हैं, 1। सेकेंडली सॉवरेंटी है, यानी कि कोई संप्रभुता संपन्न है, आंतरिक रूप से आप स्वतंत्र हैं, आप राज्य के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, राज्य स्वयं निर्णय लेगा किस प्रकार के कानून बनाने हैं, किस प्रकार का पालन करना है, और इसी तरह इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, इन बोथ वेज यू आर सॉवरेन, यानी बाहरी रूप से भी आप किस प्रकार से अन्य जो राज्य हैं वो आपको फोर्स नहीं कर सकते आप ऐसा करें या ऐसा ना करें, आप स्वयं डिसीजन लेंगे। सो दैट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट एंड एज अ कंट्री आप संप्रभुता संपन्न है, यानी एक सॉवरेन नेशन स्टेट है। सेकेंडली आपकी एक डेफिनेट टेरिटरी है, यानी निश्चित भूमि है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बाउंड्रीज अलग है, जो और कंट्रीज है, यूएस है उसकी बाउंड्रीज अलग है, ब्रिटेन की बाउंड्रीज अलग है, बांग्लादेश की बाउंड्रीज अलग है। तो इस तरह से एक आपकी डेफिनेट टेरिटरी है। साथ ही साथ एक निश्चित पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हर राज्य में जनसंख्या है वो उस पर्टिकुलर देश के नागरिक हैं। अब जो लोग बाहर से आए हैं या और हैं, तो लेकिन जो एक पॉपुलेशन होना यानी सिटीजनशिप होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जनसंख्या होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का। और क्योंकि हमने आपसे कहा कि राज्य संप्रभुता सिस्टम है, दैट मीन्स और जो कंट्रीज हैं उनको रिस्पेक्ट करना है कि दिस इज अ सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री, ये एक स्वतंत्र राज्य है और इसके आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देंगे। तो ये फैक्टर्स हैं स्टूडेंट जो प्री वेस्टफेलियन सिस्टम और वेस्टफेलिया सिस्टम में अंतर लाते हैं, यानी ये जो बातें हैं वो वेस्टफेलिया से शुरू हुई और राज्यों को संप्रभुता संपन्न, निश्चित टेरिटरी, उनमें हस्तक्षेप नहीं करना, ये वेस्टफेलिया से शुरू हुआ। तो वेस्टफेलिया को माना जाता है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम यहाँ से राइज हुआ। जिसे हमने यहाँ लिखा है आईआर में देखा जाता है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है वेस्टफेलिया से राइज हुआ। और वेस्टफेलिया जिसे हमने आपको बताया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में ये हुआ और इसके साथ 30 इयर्स की जो वॉर है जो उस समय चल रही थी उसकी समाप्ति हुई। इसे हम पीस ऑफ वेस्टफेलिया के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो यूरोपियन, क्योंकि सब कुछ जो है स्टूडेंट्स उस समय की जो इतिहास था या हिस्ट्री थी बहुत ज्यादा यूरोसेंट्रिक है जो हमने आपको बताया, तो ये हम सब यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में ही तनाव था, उन्हीं राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा था जो अलग अलग उस समय के जो किंगडम्स थे मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम से पहले, और उसमें शांति स्थापित करने के लिए ये किया गया। और इसके साथ स्टूडेंट्स और इसके साथ स्टूडेंट्स 80 इयर्स वॉर भी, स्पेन और डच के बीच में 80 इयर्स वॉर चल रहा था और जो जर्मन का फेज था वो था 30 ईयर वॉर। तो ये जो यूरोपियन सेटलमेंट्स हुई यानी 1648 का जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, तो एक तो इससे शांति स्थापित हुई, यानी उस समय के जो ग्रेट पावर्स थे या जो युद्ध हो रहा था उसे समाप्त करने के लिए उनमें समझौता हुआ, शांति स्थापित हुई। एक इम्पॉर्टेंट चीज सेकेंड, इसके साथ साथ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का उदय माना जाता है जिसमें हमने आपको बताया 4 फैक्टर्स हैं, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आपकी पॉपुलेशन, टेरिटरी और एक्सटर्नल रिकॉग्निशन दैट यू आर अ सॉवरेन कंट्री, यानी बाहरी रूप से ये मान्यता आपको देना कि आप एक संप्रभुता संपन्न राज्य हैं। और ये जो ट्रीटी या ये जो शांति स्थापित हुई 1644 में हुई और वेस्टफेलिया के टाउन्स में हुई, इसीलिए हम इसे वेस्टफेलिया या पीस ऑफ वेस्टफेलिया के नाम से जानते हैं। और इसमें जिसे हमने आपको बताया कि मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का जो कंसेप्ट है जहाँ पर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी यानी आपकी जो निश्चित भूमि है, nobody can interfere in that, you know, आप उस टेरिटरी में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, संप्रभुता संपन्न है, आप उसमें किस प्रकार का राज्य स्थापित करते हैं, किस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर्स है, ओनली योर स्टेट कैन चूज दैट, नोबडी एल्स विल इंटरफेयर। तो ये एक जो स्थापित हुआ या माना जाता है यहाँ से शुरुआत हुई, तो ये डिफाइन करता है वेस्टफेलिया सिस्टम को।
और उससे पहले का जो प्री वेस्टफेलियन सिस्टम है उसमें डिफरेंशिएट करता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट जब हम बात करते हैं मॉडर्न स्टेट सिस्टम की या मॉडर्न सिस्टम ऑफ स्टेट्स की, तो हम एक इंटरनेशनल सोसाइटी की भी बात करते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं, नागरिक समाज हो गए, उसकी भी हम बात करते हैं। और जो राज्य है उसके पास मोनोपोली है ऑफ फोर्स। मोनोपोली ऑफ फोर्स का मतलब स्वयं किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बनाने हैं, और लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई तोड़ता है तो व्हाट कैन बी द पनिशमेंट। दैट मीन्स स्टेट के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। स्टेट जो है वो बिल्कुल फ्री है टू चूज व्हाट काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विल बी देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट विल बी देयर उसकी टेरिटरी के अंदर। एंड रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी यानी एक्सटर्नली उसे वो मान्यता दी गई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है तो एक्सटर्नल रिकॉग्निशन है, ये इंडिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो एक्सटर्नल रिकॉग्निशन है, ये यूएसए है। सो दिस इज व्हाट द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम टॉक्स अबाउट। उसके साथ स्टूडेंट्स, it is expected that the relations between states are conducted by means of formal diplomatic ties between heads of the state and governments। यानी इससे पहले जैसे हमने बताया 80 साल का युद्ध था या 30 वर्ष का युद्ध चला आ रहा था यूरोपीय उस समय की जो ग्रेट पावर्स या उस समय के जो एम्पायर्स थे उनके बीच में। तो ये एक वेस्टफेलिया से माना जाता है कि ये, क्योंकि वेस्टफेलिया एक शांति समझौता था और एक वैश्विक शांति समझौता था, क्योंकि सब चीजें यूरोप के रूप में ही देखी जाती थी और युद्ध भी क्योंकि वैश्विक था, एक तरह से मेजर पावर्स उसमें इन्वॉल्व थी। तो कहा जाता है कि इससे एक तरह से ये भी शुरुआत हुई कि राज्यों के बीच में जो संबंध होंगे वो औपचारिक रूप से डिप्लोमैटिक टाइज होंगे। डिप्लोमैटिक इसमें एक राजदूत होते हैं या औपचारिक रूप से आप विचार विमर्श कर कर जो है आप संधि करते हैं या संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जो आपके हेड्स ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को डिफरेंस मालूम होगा। हेड ऑफ द स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर आप भारत का एग्जांपल लेते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट भारत में हमारे राष्ट्रपति हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है हमारे प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो इस तरह से हर कंट्री में जो भी है या तो हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में औपचारिक रूप से डिप्लोमैटिक टाइज रहेंगी। आप औपचारिक रूप से उनमें राजदूत के रूप में संबंध स्थापित किए जाएंगे या समय समय पर वो लोग मिलेंगे और संधि करेंगे या युद्ध या तनाव की परिस्थितियां हैं तो उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो इसको भी एक औपचारिक मान्यता दी गई वेस्टफेलिया से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस प्रकार से डेवलप हुआ। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि हमने आपसे कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खासकर यथार्थवादी या नव यथार्थवादी ये मानते हैं कि अराजकता है, यानी कि एनार्की है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई इंटरनेशनल स्टेट तो है नहीं, इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो हमने जैसे आपसे कहा कि आपके राज्य को कहे ऐसा करें वैसा करें। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बातें हो सकती हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन हो गया, वैश्विक पब्लिक ओपिनियन अगर उसका ध्यान रखना चाहें, या आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो हम मार्क्सवादी विचारधारा में आगे करेंगे, वो आपको अगर लोन देते हैं तो कई बार वो कंडीशंस लगा देते हैं, आपको लोन चाहिए तो उन कंडीशंस को मानना होगा। तो यानी, या अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया न्यू इंपीरियलिज्म। तो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ जो लिमिटेशंस हैं, बट अन्यथा अगर आप देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनार्की मानी गई है। तो इस एनार्की को डील करने के लिए एक और सिस्टम है या एक और जो विषय उस पर एम्फेसिस दिया जाता है वो है इंटरनेशनल लॉ। अब जब कोई अंतर्राष्ट्रीय राज्य नहीं है तो इंटरनेशनल लॉ कैसे बनाएगा? फॉर एग्जांपल भारत एक स्टेट है या यूएसए एक स्टेट है या बांग्लादेश एक स्टेट है, तो क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, संप्रभुता संपन्न है, तो वो अपने लॉ स्वयं बनाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो इंटरनेशनल लॉज हैं, दे आर ईदर बेस्ड ऑन नॉर्म्स, या जैसे यूएन की कन्वेंशंस हो गई, या राज्यों के बीच में आपस में जो संधि होती हैं। तो 3 तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून बन सकता है। कुछ नॉर्म्स हो गए, कुछ राज्यों के बीच में जो संधि हो गई, या यूएन की कुछ कन्वेंशंस हो गई जिसको सबने साइन किया है या माना है।
हस्ताक्षर किए हैं। तो इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ आप कह सकते हैं कि उस समय उसकी तरफ अग्रसर हुए, क्योंकि उसमें जो स्वतंत्र राज्य थे, जो वेस्टफेलिया से आए थे, मॉडर्न वेस्टफेलिया की संधि के बाद जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम हुआ और उसमें जो राज्यों के बीच में ट्रीटीज हुई, तो कहीं न कहीं उन्होंने, क्योंकि वो बड़े-बड़े राज्य जो है या ग्रेट पावर्स मानी गई उस समय, तो और यूरोपीय प्रधान समाज था ही उस समय, सिस्टम था, तो उनको इंटरनेशनल लॉ के रूप में मान्यता दी गई या देखा जाता है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उससे पहले आप कह सकते हैं, एक तो जो जैसे एक था सिस्टम था जिसमें स्टेट और चर्च में कोई अंतर नहीं था, तो वो सिस्टम धीरे धीरे अलग होने लगा, यानी चर्च अब अलग है, स्टेट अब अलग है। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फील्ड्स अलग हैं। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वेस्टफेलिया और पोस्ट वेस्टफेलिया सिस्टम में डिफरेंशिएट करता है। पोस्ट वेस्टफेलिया जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इससे जो वेस्टफेलिया सिस्टम है, इससे जो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, उसे अलग-अलग माना गया। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले प्री वेस्टफेलियन सिस्टम में, जैसे हमने कहा, मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं थे, और मॉडर्न नेशन स्टेट जब आए, या माना जाता है जब वो वेस्टफेलिया से आए, तो उनकी जो हमने 4 बातें आपको बताई, उसमें एक है कि राज्य संप्रभुता संपन्न है, इंटरनेशनली उससे मान्यता दी गई, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ independent and a state which is sovereign, and there will not be any interference in the international affairs. अर्थात राज्य जो है उन्हें मान्यता क्योंकि दी गई है, तो बाहरी राज्य उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तो आपके संबंध चलेंगे, आप इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, अंतर्निर्भरता हो सकती है, राज्यों के बीच में तनाव हो सकता है, शांति हो सकती है, लेकिन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया से ये एक और बात मानी गई कि डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अलग-अलग है और हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप माइंड में रखें कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया से धीरे-धीरे ये बातें जो हैं सामने आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि युद्ध एकदम रुक गए या सब चीजें डिप्लोमेटिक हो रही थी, सब बहुत शांति हो गई या बहुत संधियां हो गई या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तनाव, समस्याएं चलती रही, लेकिन एक बहुत बड़े रूप में नहीं हुई। जैसे 80 ईयर वॉर या 30 ईयर वॉर जो थी, जो वेस्टफेलिया से शांति स्थापित हुई, उसके बाद ये लंबे समय तक चला, और बीच में क्रीमियन वॉर जरूर हुई थी, लेकिन वो विश्व वॉर, वर्ल्ड वॉर नहीं थी। तो इसके बाद रिलेटिवली होता है कि अगर पुराने समय से आप कंपेयर करें, तो रिलेटिवली शांति रही, और इसके बाद सीधे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जैसे हमने आपसे कहा, स्टेट में नॉट लेजिटिमेटली, मतलब ये ठीक नहीं माना गया आप अन्य राज्यों में या उनके आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते या इंटरफेयर नहीं कर सकते, फिर चाहे कोई भी रीजन आप दें कि भाई आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, आपका राष्ट्रहित है, या आपका संप्रभुता है, या कोई विचार है, वैचारिक मुद्दा है, या कोई सुप्रानेशनल गोल है। सुप्रानेशनल गोल जैसे पहले रोमन एम्पायर वगैरह बना था, तो कैसे बना था, अन्य जो किंगडम्स है उनको मिलाकर। तो इस तरह से जो है, अब आप जो वेस्टफेलिया, उसमें ये अंतर आया कि जो प्री वेस्टफेलियन फेज से, तो उसमें जो इस तरह से किंगडम्स आप लोग नहीं, क्योंकि स्वतंत्र राज्य हैं, तो उनकी आपको उनकी अलग मान्यता या उनकी इंडिपेंडेंट आपको एक्सेप्ट करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, तो ये माना गया। तो अगर आप इस पॉइंट से देखें, तो जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, वो पुराने जैसे ओटोमन एम्पायर हो गया या होली रोमन एम्पायर हो गया, तो उनसे वो इस क्षेत्र में डिफर करता है, यानी प्री वेस्टफेलियन और वेस्टफेलियन फेज में ये मेजर अंतर है। ओके, सो ये सेकंड लास्ट स्लाइड है स्टूडेंट आज के लिए हमारा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ऑफ वियना, क्योंकि एक एक आप कह सकते हैं एक सिलसिला चला जहां पर कुछ शांति या संधियों का प्रयास किया गया। तो कांग्रेस ऑफ वियना जो है 1814 और 50 में यूरोप को रिकॉग्नाइज किया गया, अगेन जो ग्रेट पावर्स हैं, और आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स, जो नेपोलियनिक वॉर्स हुई उसके बाद 1814-15 में आप कह सकते हैं कि ये जो सेटलमेंट हुआ,
जो ट्रीटी हुई या संधि हुई, और यूरोप में ये बहुत ही बड़ी संधि या बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव या विशाल संधि ये मानी जाती है, जिससे जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं उसके पश्चात ये हुआ। और जिससे हमने आपसे कहा कि इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक शांति रही, और जो युद्ध हुआ वो फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1990 में। और साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ यूरोप जो था, अगेन नेपोलियनिक युद्ध के बाद में, वो एक काइंड ऑफ कंसेंसस था। कंसेंसस होता है कि एक आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, जरूरी नहीं कि वो एग्रीमेंट लिखित हो, वो बट एक एग्रीमेंट टाइप का, यानी कि एक आप कह सकते हैं समझौता या एक विचार कि जो भी यूरोप के उस समय की मोनार्कीज हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है, जब वो हुआ उससे पहले मोनार्कीज थी। सो यूरोप में जो मोनार्कीज हैं, वो जो राज्यों की उस समय की जो टेरिटरी है या उस समय की जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें स्टेटस को रखेंगी। स्टेटस को अर्थात कि जो राज्य हैं वो एक दूसरे पे हमला करके एक दूसरे पे कब्जा नहीं करेंगे, या स्वयं रेबेलियन नहीं होगा, इंटरनल रेबेलियन नहीं होगा राज्यों को, कि एक राज्य जो है उसमें से 3 राज्य बन रहे हैं, अलग-अलग स्वतंत्रता घोषित कर रहे हैं, वो ना हो। तो इसका जो एक अनरिटन आप कह सकते हैं, कंसेंसस जो आप कह सकते हैं, या एक समझौता आप कह सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ यूरोप के जो समय की जो मेजर पावर्स थी उनके बीच में हुआ, कि उस समय का जो टेरिटरी, निश्चित टेरिटरी है, या उस समय के जो राज्य हैं, उनमें वो स्टेटस को रखेंगे। और इसी के चलते कुछ जो रेबेलियंस हुए थे, इंटरनल रेबेलियंस हुए थे राज्यों में, जैसे इटली में एक हुआ या स्पेन में हुआ, तो उसको उन्होंने दबाया। लेकिन बाद में जैसे बेल्जियम में हुआ, और उसके बाद उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया 1813 में, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ यूरोप लगभग 1830 तक चला, उसके बाद ये नहीं चला या नहीं रहा। और जैसे हमने आपसे बोला, जो वेस्टफेलिया सिस्टम है, उसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन जो है वो सफल नहीं रहा था। साथ ही साथ उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया। लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ, जिसमें शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर की जगह कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात पहले की गई। अर्थात क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर सफल नहीं है, तो राज्य जो हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत लीग ऑफ नेशंस अब ये देखता है, या उसके पास ऐसा कोई केस आता है जहां पर एक राज्य ने दूसरे राज्य पर हमला किया है, तो लीग ऑफ नेशंस के जो बाकी राज्य हैं, जो विक्टिम राज्य हैं, उसको खदेड़ेंगे या उसकी सहायता करेंगे, और जो एग्रेसर राज्य है उसको खदेड़ेंगे, यानी कि उसको वापस जो उसकी टेरिटरी है वहां पर भेजेंगे, और जो विक्टिम राज्य है जिस पर हमला किया उसे स्वतंत्र कराएंगे। लेकिन लीग ऑफ नेशंस में ऐसा नहीं हुआ। इटली ने अबिसिनिया पर, जापान ने काइचाओ पर हमला किया, और लीग ऑफ नेशंस इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग नहीं कर पाया, और बहुत से कारणों से ये असफल रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1939 से लगभग 1945 तक। उसके बाद एक और संस्था यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया। यूनाइटेड नेशंस में पुनः सामूहिक सुरक्षा की बात की गई, और लेकिन क्योंकि वीटो की पावर है 5 जो स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अगर उन 5 की सहमति है, अच्छी बात है। 5 में से अगर एक ने एब्सटेन किया है या 2 ने एब्सटेन किया है, तो वीटो नहीं माना जाएगा, पारित माना जाएगा। लेकिन अगर एक ने भी वीटो कर दिया, तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। तो इसी के चलते सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान होते हुए भी जो इतिहास रहा यूएन का, उसमें केवल 2 बार, एक बार 1950 में कोरिया में, और उसके बाद जो प्रथम गल्फ वॉर हुआ था जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, तब केवल 2 बार ही अपने इतिहास में सामूहिक सुरक्षा का वो प्रयोग कर पाया है। और काफी लोगों का यही मानना है कि दूसरी बार जो है वो एक अमेरिकन युद्ध भी रहा। और लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद हम जानते हैं शीत युद्ध लंबे समय तक रहा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया, बहुत ज्यादा प्रभावित किया, यूरोप पे केंद्रित रखा, विश्व को लगभग 2 गुटों में बांट के रखा। और उसके पश्चात, या उससे आप कह सकते हैं उसके साथ साथ, उसके बाद पोस्ट वेस्टफेलिया सिस्टम आया। सो इसमें स्टूडेंट्स जो प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, ये हम लोग सेपरेट टॉपिक है, तो उसमें और डिटेल में करेंगे। कोल्ड वॉर पे एक सेपरेट